जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, इस क्लास में हम इतिहास की सीरीज को कर रहे हैं, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है संगम काल। संगम काल को आज हम देखेंगे। इसके जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उनको सभी को देखने वाले, और ये प्रश्न अभ्यास आधारित प्रश्न है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का हमारा प्रश्न है, दोस्तों इस क्लास में हम जो दक्षिण के संगम काल के जितने भी राजवंश हैं उनके बारे में प्रश्न को देखने वाले हैं। तो आज का प्रश्न हमारा तोलक का पीएम। तोलक का पीएम किसका नाम है? तो तोलक का पीएम किसका नाम है? तो ये आप सभी को पता होगा, ये तमिल व्याकरण की एक पुस्तक है। तमिल व्याकरण पर एक पुस्तक है तोलक का पीएम। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। याद रखना, तोलक का पीएम किसका नाम है? ये तमिल व्याकरण पर एक पुस्तक है। तो चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या। तोलक का पीएम। तोलक का पीएम तमिल व्याकरण की एक पुस्तक है। तोलक का पीएम व्याकरण और अलंकार शास्त्र का एक ग्रंथ है। याद रहेगा, तोलक का पीएम एक तमिल व्याकरण की पुस्तक है। अगला प्रश्न है मणिमेखले। मणिमेखले पुस्तक कौन है? मणिमेखले के लेखक कौन है? यानी कि जो मणिमेखले पुस्तक है उसके लेखक कौन है? तो उसके लेखक है सतनार। ये एक बौद्ध कवि है सतनार, ये इसके लेखक है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों। व्याख्या में क्या दे रखा है वो देख लेते हैं। तो मणिमेखले, ये क्या है? मणिमेखले एक तमिल महाकाव्य है जो बौद्ध कवि सतनार, मैंने अभी आपको आंसर बताया, बौद्ध कवि सतनार या शीतले सतनार, क्या कहते हैं इनको? सतनार को शीतले सतनार भी कहते हैं। याद रखना, सतनार या शीतले सतनार इनका ये उपनाम है। ये द्वारा लिखा गया है। इसमें कोवलम एवं उसकी प्रेमिका, यानी कि जो कोवलम है और उनकी प्रेमिका माधवी की पुत्री मणिमेखले और राजकुमार उदयन के प्रेम संबंधों की चर्चा की गई है। तो किसकी? जो राजकुमार उदयन है, उदयन और मणिमेखले, उदयन और मणिमेखले की प्रेम की संबंधों की चर्चा की गई है। किसमें? मणिमेखले में। इसमें एक पॉइंट और दे रखा है, वो है ध्यातव्य है कि जहाँ पर शिल्पाधिकारम, क्या नाम है? शिल्पाधिकारम कहानी खत्म होती है, वहीं से मणिमेखले की कहानी प्रारंभ होती है। मणिमेखले की कहानी कहाँ से प्रारंभ होती है? शिल्पाधिकारम की कहानी के अंत से। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है 5वीं सदी के तमिल महाकाव्य शिल्पाधिकारम किस नदी की स्तुति की गई है? यानी कि शिल्पाधिकारम महाकाव्य है, इसमें किस नदी की चर्चा की गई है? तो वो की गई कावेरी नदी की। याद रहेगा, कावेरी नदी की चर्चा शिल्पाधिकारम में की गई है। दोस्तों, अगले प्रश्न में चलते हैं। पहले इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या में क्या क्या दे रखा है। तो संगमकालीन महाकाव्य शिल्पाधिकारम की रचना चेर शासक सेन गुट्टुवन के भाई, किसके भाई हैं? सेन गुट्टुवन। याद रखना, सेन गुट्टुवन के भाई इलंगो आदिगल ने की थी। शिल्पाधिकारम की रचना इलंगो आदिगल ने की थी। यह प्रेम कथा पर आधारित महाकाव्य है। याद रखना, ये एक महाकाव्य है और ये सेन गुट्टुवन के भाई हैं। कौन? इलंगो आदिगल। कौन है? इलंगो आदिगल शिल्पाधिकारम, और ये एक संगमकालीन महाकाव्य है। इस महाकाव्य के नायक और नायिका क्रमशः कोवलम और कड़ग्गी। कौन है? कोवलम और कड़ग्गी। कौन है? कोवलम और कड़ग्गी इसके नायिकाएं, नायक और नायिकाएं कोवलम और कड़ग्गी। आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, ये कड़ग्गी है, कड़ग्गी। मैं लिख देता हूँ, कड़ग्गी। कौन है? कड़ग्गी। आपको दिखाई नहीं देगा, कड़ग्गी है, कड़ग्गी। सही है। तमिल साहित्य में शिल्पाधिकारम को एक राष्ट्रीय काव्य के रूप में मान्यता प्राप्त है। राष्ट्रीय काव्य के रूप में इन्हें एक मान्यता प्राप्त है। अगला पॉइंट है इसमें सूर्य, चंद्रमा और कावेरी नदी की स्तुति की गई है, जो एक देवता की प्रशंसा के समकालीन परंपरा है। याद रखना, शिल्पाधिकारम में सूर्य और चंद्रमा की भी चर्चा की गई है। सूर्य और चंद्रमा की चर्चा की गई है कावेरी नदी के साथ। अगला प्रश्न है तमिल संगम ग्रंथों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा बड़े भूस्वामी रहे हैं? यानी कि जो बड़े हैं, बड़े की बात की गई है, बड़े भूस्वामी है। कौन बड़े भूस्वामी रहे हैं? तो वो रहे बेल्लालर बड़े भूस्वामी थे। बड़े भूस्वामी बेल्लालर थे। याद रखना, जिस तमिल संगम में बड़े भूस्वामी बेल्लालर रहे। याद रखना। इसकी व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों। तमिल संगम ग्रंथों के अनुसार बेल्लालर एक जनजाति है। बेल्लालर क्या है? एक जनजाति। यह भी पॉइंट याद रखना, बेल्लालर एक जनजाति है जो बड़े भूस्वामी रहे हैं। बड़े भूस्वामी रहे हैं कौन? बेल्लालर, और ये एक जनजाति है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा
कथन से संबंधित है कि ब्रह्मदेव अनुदान लगभग 600 से 1200 ईस्वी के दौरान की विशेषताएं हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? इसमें कौन सा सही कथन हमसे पूछा हुआ है। तो पहला है, इनके सृजन का तात्पर्य था राज्य द्वारा राजस्व के वास्तविक अथवा संभावित स्रोतों का त्याग। क्या करना? संभावित स्रोतों का त्याग। तो यह कथन बिल्कुल सही है। इसमें यह कथन सही है कि ब्रह्मदेव अनुदान इनके सृजन का तात्पर्य था राज्य द्वारा राजस्व के वास्तविक अथवा संभावित स्रोतों का त्याग। अगला है इसमें, ये अनुदान एक छोटे भूखंड से लेकर कई गांवों के अंतर वाले हो सकते थे। ये भी इसमें कथन क्या है? ये भी इसमें सही है। अगला है, अधिकांश अनुदान अस्थिर या अशांत क्षेत्रों में किए गए। तो इसमें यह कथन गलत है दोस्तों। क्यों गलत है? इसकी चर्चा हम व्याख्या में करेंगे। क्योंकि यहाँ संपूर्ण गांवों को ब्रह्मा उपहार दिया जाता था, संपूर्ण गांवों को और भूखंड को दिया जाता था, अशांत या अस्थिर क्षेत्रों को नहीं दिया था, इसलिए गलत होगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? केवल 1 और 2 सही होगा। दोस्तों व्याख्या देख लेते हैं प्रश्न के बारे में। व्याख्या में सब क्लियर हो जाएगा। तो व्याख्या है, 600 से 12 ईस्वी के दौरान भूमि को 3 भागों में बांटा गया। जैसे पहले है ब्रह्मदेव, देवदान और सालभोग। किस किस में बांटा गया है? ब्रह्मदेव, देवदान, सालभोग। इसमें ब्रह्मदेव कर मुक्ति भूमि का छोटा भूखंड या संपूर्ण गांव होता था। क्या होता था? जो ब्रह्मदेव कर भूमि है उसमें कर मुक्ति भूमि का छोटा भूखंड या संपूर्ण गांव होता था, जो ब्राह्मणों को उपहार में दिया जाता था। इसलिए कथन 2 क्या है? सही है। अगला है, इस उपहार दान का तात्पर्य राज्य द्वारा राजस्व के वास्तविक या संभावित स्रोतों का त्याग करना था, अतः कथन 1 भी सही है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है तमिल साहित्य के संबंध में। दोस्तों तमिल साहित्य के संगम साहित्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह प्राचीनतम तमिल ग्रंथ है। जो संगम साहित्य है ये प्राचीनतम तमिल ग्रंथ है। तो ये एकदम सही है। आप सभी को पता है कि तमिल ग्रंथ क्या है, तो संगम साहित्य को तमिल ग्रंथ कहते हैं और ये एक प्राचीन ग्रंथ है। अगला कथन है, इस साहित्य में मुक्तकों और प्रबंधों काव्यों की रचना मिलती है। जो इस साहित्य में इसमें जो मुक्तव्य और प्रबंधन काव्यों की रचना मिलती है। तो ये भी कथन बिल्कुल सही है, इनकी भी रचना मिलती है। इसमें दोनों कथन सही है, तो ऑप्शन सी राइट होगा, 1 और 2 दोनों। दोस्तों याद रखना, जो संगम साहित्य है वो तमिल ग्रंथ है, प्राचीनतम है, और इस साहित्य में मुक्तकों और प्रबंधन काव्यों की रचना मिलती है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों। तो व्याख्या में दे रखा है, संगम साहित्य प्राचीनतम तमिल ग्रंथ है। राजाओं द्वारा संरक्षित विद्या केंद्रों में एकत्रित होकर कवियों और भाटों ने 3-4 सदियों में इस साहित्य का सृजन किया। ऐसी साहित्यिक सभा को संगम कहते हैं। यह आरंभिक सदियों में प्रायद्वीपीय तमिलनाडु के लोगों के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन के अध्ययन के लिए संगम साहित्य एकमात्र स्रोत है। संगम साहित्य जो एकमात्र स्रोत है। संगम साहित्य मुक्तकों और प्रबंध काव्यों की रचना बहुत सारे कवियों ने की थी जो मुक्तकों और प्रबंध काव्यों की रचना। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, संगम साहित्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दे रखे हैं, इन पर हमें देखना है इसमें से क्या क्या सही है या क्या गलत है। तो दोस्तों आप कथनों को देखिएगा और इन्हें पढ़कर समझने की कोशिश कीजिएगा। पहला कथन है इसमें, संगम साहित्य के पद एट्टा तोके, क्या नाम है, एट तोके या 8, एट तोके कह लो या 8 संकलनों में विभक्त है। कितने? 8 संकलनों में विभक्त है। तो एकदम सही है। आप इसकी ये भाषा को याद रखना, ये शब्द एट तोके या 8 कहते हैं इसे, जो संकलनों में विभक्त है। संगम साहित्य के बारे में बात हो रही है, तो एकदम सही है। ये 8 संकलनों में विभक्त किया गया है। अगला है, संगम साहित्य के 2 मुख्य समूहों में से एक पट्टीनैनिकल, क्या नाम है, पट्टीनैनिकल या पट्टीनैनकील कड़क्कू है। पट्टीनैनिकल या पट्टीनैनकील कड़क्कू है। तो ये भी बिल्कुल सही है। इसमें से कौन से सही है पूछा हुआ है, तो दोनों सही है, तो सी ऑप्शन राइट होगा। इस क्वेश्चन की व्याख्या और देख लेते हैं। व्याख्या है, संगम साहित्य के पद यानी कि 30,000 पंक्तियों में मिलते हैं, जो एट तोके
या 8 संकलनों में विभक्त है। उल्लेखनीय है कि पद्य 100 के समूह में संग्रहित हैं, जैसे पुनरानुरु, क्या नाम है, जैसे पुनरानुरु, इसलिए कथन एक सही है, पुनरानुरु। और अगला इसमें संगम साहित्य के 2 मुख्य समूह पट्टिनेडिकल या पट्टिनैनकील कड़कू 18 निम्न संग्रह हैं और पत्तपाटू 10 गीत हैं। पहला समूह दूसरे से पुराना माना जाता है, इसलिए इसे लौकिक साहित्य के लिए महत्वपूर्ण समझा जाता है, इसलिए कथन 2 भी सही है। अगला प्रश्न हमारा, अशोक के अभिलेखों में निम्नलिखित शासकों में किसका उल्लेख मिलता है। अशोक के अभिलेखों की बात हो रही है, तो इन तीनों में से किसका उल्लेख मिलता है। तो अशोक के अभिलेख में चोल का भी मिलता है, पांड्य का भी उल्लेख मिलता है, चेर या केरल पुत्र का भी उल्लेख मिलता है। तो तीनों का उल्लेख मिलता है, तो उपयुक्त तो डी ऑप्शन सही होगा कि उपयुक्त तो सभी। दोस्तों व्याख्या देखने की कोशिश करते हैं इस प्रश्न की। व्याख्या में क्या क्या दे रखा है। व्याख्या है कि अशोक के अभिलेखों में चोल पांड्य चेर केरल पुत्र और सातीय पुत्र शासकों के उल्लेख मिलते हैं, जो कि भौतिक संस्कृति की उत्तर महापाषाणिक अवस्था के लोग थे। याद रखना, क्षत्रिय पुत्रों का भी उल्लेख मिलता है, जो क्षत्रिय पुत्र हैं उनका भी शासकों का उल्लेख मिलता है। अगला क्वेश्चन है, पांड्य राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो पांड्य राजा उनके संदर्भ में ये देखा है, यह प्रायद्वीप के सुदूर दक्षिण और दक्षिण पूर्वी भाग में अवस्थित थे। तो ये कथन बिल्कुल सही है, ये प्रायद्वीप के दक्षिणी भाग में ही स्थित है पांड्य राज्य। अगला है, पांड्य का सर्वप्रथम उल्लेख मेगास्थनीज ने किया था। जो पांड्य है इसका सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया था, मेगास्थनीज ने। तो ये भी कथन सही है, पांड्य का सर्वप्रथम उल्लेख मेगास्थनीज ने किया है। इसे मोतियों का देश कहा जाता है, तो ये भी कथन बिल्कुल सही है। अगला कथन है, यहाँ के समाज में मात्रात्मक प्रभाव था। जो मात्रात्मक प्रभाव था, तो बिल्कुल सही है क्योंकि पांड्य राज्य में मात्रात्मक प्रभाव मिलता है। तो इसमें से चारों सही हैं, तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। 1, 2, 3 और 4 ऑप्शन ठीक है। दोस्तों व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या में क्या दे रखा है। व्याख्या में दे रखा है, पांड्य राज्य भारतीय प्रायद्वीप के सुदूर दक्षिण और दक्षिण पूर्वी भाग में अवस्थित था। इसमें तमिलनाडु के आधुनिक तिरुनेलवेली, रामनद या मदुरा जिले शामिल हैं। ये 3 जिले शामिल हैं जो आधुनिक भारत, अभी की बात हो रही है तो वर्तमान में। अगला पॉइंट है, पांड्यों का उल्लेख सर्वप्रथम मेगास्थनीज ने किया और इसने इसे मोतियों का देश कहा। मेगास्थनीज ने ही मोतियों का देश कहा था, तो इसलिए वो दोनों कथन सही हो गए, दूसरा और तीसरा। अगला कथन की बात करते हैं, तो मेगास्थनीज के अनुसार पांड्य राज्य में शासन स्त्रियों के हाथों में था, जिससे यह लक्षित होता है कि पांड्य समाज में कुछ मात्र सत्तात्मक प्रभाव था। यह भी मेगास्थनीज ने कहा है, तो इसलिए उपयुक्त चारों कथन सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राजवंश ने रोमन सम्राट ऑगस्ट, क्या नाम है सम्राट का, याद रखना रोमन सम्राट है ऑगस्टस के दरबार में राजदूत भेजे। तो किसने राजदूत भेजे, तो ये भेजे पांड्य ने भेजे। पांड्य को मोतियों का देश कहा जाता है, इसी ने भेजा था ऑगस्ट के दरबार में, याद रहेगा। पांड्य राजवंश ने रोमन सम्राट ऑगस्ट के दरबार में राजदूत भेजे। इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं दोस्तों, हर प्रश्न को आराम से देखते हुए चलना है। पांड्य राजाओं ने रोमन सम्राट ऑगस्ट के दरबार में राजदूत भेजे। उल्लेखनीय है कि यह राज्य रोमन साम्राज्य के साथ व्यापार में लाभ की स्थिति में था, इससे यह धनवान और समृद्ध था, इसलिए इन्होंने क्या भेजा, राजदूत भेजा। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, चोल राज्य के संदर्भ में, ऊपर वाला पांड्य राज्य के संदर्भ में था, ये चोल राज्य से संबंधित है। तो यह है कि चोल राज्य पेन्नार और बेलार नदियों के बीच पांड्य राज्य क्षेत्र के पूर्वोत्तर में स्थित है। तो बिल्कुल कथन सही है ये, कि ये पेन्नार और बेलार नदियों के बीच ही स्थित था। अगला है, उनकी राजधानी पोहार थी। चोल की राजधानी क्या थी, पोहार थी। तो ये भी कथन सही है, चोल की राजधानी पोहार थी। अगला है, चोल राजा एलारा ने पोहार की स्थापना की थी। चोल राजा एलारा ने किसकी स्थापना की थी, पोहार की। दोस्तों अगर आपने इस चैप्टर को पढ़ा है तो आपने पढ़ा होगा
कि चोल राजा है, क्या नाम उनका? काराइकल। क्या नाम है उनका? कार्यकाल। नाम क्या है? कार्यकाल ने पोहार की स्थापना की थी। किसने की थी? कार्यकाल ने पोहार की स्थापना की, ना कि एलारा ने। तो इसलिए 3 ऑप्शन गलत हो जाएगा। याद रखना, पोहार की स्थापना कार्यकाल ने की थी। किसने की थी? कार्यकाल ने, ना कि एलारा ने। इसलिए कथन गलत होगा तीसरा। अगला है, एलारा ने श्रीलंका को जीतकर 50 वर्षों तक शासन किया था। कितने वर्षों तक? 50 वर्षों तक। तो ये कथन एकदम सही होगा। ये कथन एकदम सही होगा। दोस्तों इसमें 1, 2, 4 कथन सही हैं, तीसरा कथन गलत है। तो इसमें आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। डी ऑप्शन आंसर होगा। दोस्तों व्याख्या पढ़ते हैं और चोल राज्य के बारे में जानने की कोशिश करते हैं और इसे साथ के साथ मस्तिष्क में बिठाने की भी कोशिश करना है। चोल राज्य पेन्नार और बेल्लार नदियों के बीच पांड्य राज्य के पूर्वोत्तर में स्थित था। यह भी याद रखना, पांड्य राज्य के पूर्वोत्तर में पेन्नार और बेल्लार नदियों के बीच। यह मध्यकाल के आरंभ में चोल मंडलम या कोरोमंडल, इसे चोल मंडल कहते हैं, कोरोमंडल कहलाता था। इसलिए कथन फर्स्ट सही है। दोस्तों आगे इसकी व्याख्या देख लेते हैं। आगे व्याख्या में दे रखा है कि उसकी राजधानी पोहार थी। क्या थी? पोहार थी, जिसकी पहचान कावेरी पट्टनम से की गई। इसकी पहचान किससे की गई? ये भी पॉइंट याद रखना, कावेरी पट्टनम से की गई थी। किसकी पहचान? पोहार की। अगला है, पोहार की स्थापना 2री सदी के प्रख्यात चोल राजा कार्यकाल। किसने की थी? चोल राजा कार्यकाल ने की थी। अर्थात कथन 3 हमारा गलत होगा। अगला है, ईसा पूर्व 2री सदी के मध्य में एलारा नामक चोल राजा ने श्रीलंका को जीतकर 50 वर्षों तक शासन किया था। यह भी याद रखना, 50 वर्षों तक श्रीलंका में शासन किसने किया था? एलारा राजा ने। अगला प्रश्न है, उरैयूर। उरैयूर उरैयूर प्रसिद्ध था। तो उरैयूर किसके लिए प्रसिद्ध था? तो यह सूती कपड़ा के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। किसके लिए प्रसिद्ध था? सूती कपड़ा के व्यापार के लिए। याद रहेगा, प्राचीन काल में सूती कपड़ा के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था उरैयूर। उरैयूर सूती कपड़ा के लिए प्रसिद्ध था, याद रखना। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। छोटी सी व्याख्या है कि चोल राजनीतिक सत्ता का केंद्र उरैयूर था। जो चोल की राजनीतिक सत्ता थी उसका केंद्र उरैयूर था। सूती कपड़े के व्यापार के लिए मशहूर था। अतः कथन भी सही है, यानी कि उरैयूर था वो चोल सत्ता का केंद्र था, प्रमुख केंद्र था, और ये सूती कपड़े के लिए भी केंद्र था। अगला प्रश्न है हमारा, चेर राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब आया है चेर राज्य। हमने पांड्य देख लिया, चोल देख लिया, अब चेर को भी देख लेते हैं। तो चोर के संदर्भ में क्या क्या दे रखा है। चेर पांड्य राज्य, जो चेर राज्य है वो पांड्य राज्य के उत्तर पश्चिम में स्थित था। यानी कि पांड्य राज्य है होगा तो इसके उत्तर पश्चिम में स्थित था। तो एकदम सही कथन है, ये उत्तर पश्चिम में, इसके उत्तर पश्चिम में ही स्थित था, याद रखना। अगला है, चेर राजा सेंगुटुवन कौन है? सेंगुटुवन को लाल या भला चेर कहा जाता है। लाल या भला चेर किसे कहा जाता है? सेंगुटुवन को। तो ये भी कथन सही है। इसमें भी दोनों कथन सही है। तो आपको आंसर तो अब पता ही चलेगा, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। इसमें हमसे सही कथन पूछा हुआ है। इसकी व्याख्या देखने की कोशिश करते हैं दोस्तों कि चेर पांड्य क्षेत्र के, जो चेर है वो पांड्य क्षेत्र के उत्तर पश्चिम में स्थित था, जो आधुनिक केरल राज्य और तमिलनाडु के बीच एक सकरी पट्टी के रूप में था। कैसी? एक सकरी पट्टी के रूप में था। अगला है, चेर राज्य सेंगट्टुपल्लू को लाल या भला चेर भी कहा जाता है। जो चेर राजा है सेंगट्टुपल्लू को भला या लाल राजा भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, सुदूर दक्षिण राज्यों के व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो सुदूर दक्षिण राज्य है उसके संदर्भ में दे रखा है। क्या क्या दे रखा है देख लेते हैं। इनका व्यापार गोल मिर्च, हाथी दांत, मोतियों की मांग के कारण समृद्ध था। बिल्कुल सही है, गोल मिर्च और हाथी दांत की मोतियों की मांग के लिए ही समृद्ध था, इसलिए पहला कथन सही हो जाएगा। अगला है, इनका व्यापार केवल पश्चिम में यूनान और अरब राज्यों से होता था। दोस्तों यहाँ पर इन्होंने लगा दिया केवल नहीं होता शब्द, तो ये कथन सही हो जाता, इसलिए गलत होगा। क्यों गलत होगा?
पश्चिम में यूनान और अरब राज्यों के अलावा इनका राज्य मलयद्वीप और चीन से भी होता था। किससे? मलयद्वीप और चीन से होता था, इसलिए दूसरा कथन गलत होगा। तो इसमें केवल एक आंसर सही है, केवल एक सही है। अगला देख लेते हैं। अगला है, इन राज्यों का व्यापार पश्चिम के साथ गोल मिर्च की मांग, हाथीदांत और समुद्र से प्राप्त मोतियों के कारण लाभ की स्थिति में था। अगला है, इनका व्यापार एक और यूनानी या मिस्र या हेलेनिस्टिक राज्य तथा अरब के साथ था, दूसरी ओर मलयद्वीप समूह तथा चीन के व्यापारिक संबंध थे। चीन के साथ व्यापारिक संबंध थे। अभी आपको मैंने बताया द्वीप समूह और चीन। अगला इसका प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, उपाधि और संबंधित वर्ग, यानी कि उपाधि एक तरफ, संबंधित वर्ग हैं, तो इसमें से क्या क्या सही है? तो बल्लाल की बात करें तो ये धनी किसान उपाधि, धनी किसान की उपाधि की बल्लाल थी। अगला है अरसर, ये शासक वर्ग था। जो अरसर थे वो एक शासक वर्ग थे। अगला है कडेसियर द्वीप खेत मजदूर थे। जो कडेसियर हैं वो क्या थे? एक खेत मजदूर थे। अरसर शासक वर्ग, बल्लाल धनी वर्ग और कडेसियर खेत मजदूर। तो इसमें तीनों सही है, ऑप्शन डी राइट होगा। एक बार इसकी व्याख्या में इनके मिलान देख लेते हैं। बल्लाल धनी किसान, अरसर शासक वर्ग और कडेसियर खेत मजदूर थे। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, तमिल राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, पांड्य राज्य में अश्व पश्चिमोत्तर भारत से स्थल मार्ग द्वारा मंगवाए जाते थे। जो पांड्य राज्य है, पांड्य राज्य में अश्व पश्चिम और उत्तर है, भारत से स्थल मार्ग द्वारा मंगवाए जाते थे। पहला ही कथन एकदम गलत होगा। क्यों गलत होगा? जो घोड़े थे वो घोड़े समुद्र मार्ग से मंगाए जाते थे। किससे? समुद्र मार्ग से मंगाए जाते थे, इसलिए कथन क्या होगा? गलत हो जाएगा। अगला है हमारा, एनआरडी की उपाधि सेना अध्यक्ष को दी जाती थी। जो एनआरडी थी उनकी उपाधि सेना अध्यक्ष को दी जाती थी, तो ये कथन क्या है? एकदम सही होगा। अगला है, पेरियार लोग चर्म का कार्य करने वाले खेत मजदूर थे। जो पेरियार लोग चर्म का कार्य करने वाले खेत मजदूर थे, तो ये भी कथन सही है। इसमें 2 और 3 कथन सही हैं, तो इसमें से कौन सा कथन सही होगा? तो कौन सा कथन सही होगा? केवल सी सही होगा, केवल 2 और 3। व्याख्या देख लेते हैं। पांड्य राज्य में अश्व समुद्र के रास्ते से मंगवाए जाते थे। अभियाल मैंने बताया, पांड्य राज्य में घोड़े समुद्र के रास्ते से मंगवाए जाते। एनआरडी की उपाधि सेना अध्यक्षों को औपचारिक अनुष्ठान के साथ दी जाती थी। अगला है, पेरियार लोग कृषि मजदूर थे, साथ ही ये लोग पशु चर्म का कार्य कभी करते थे और चटाई के रूप में इनका इस्तेमाल करते थे। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, संगम साहित्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से सत्य है? तो कौन कौन से कथन सत्य हैं? तो संगम सम्मेलन का आयोजन पोहार राजाश्रय में होता था। किस में होता था? पोहार राजाश्रय में। तो ये बिल्कुल गलत है। जो संगम सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था? तो इसका आयोजन हुआ था मदुरई में। किसमें? मदुरई में हुआ था, इसमें नहीं हुआ था। तो पहला कथन क्या होगा? गलत होगा। अगला है, आख्यानात्मक ग्रंथों की वीर गाथा काव्य कहते हैं। जो आख्यानात्मक ग्रंथों को वीर गाथा काव्य कहते हैं, तो यह कथन सही है। इसमें आख्यानात्मक ग्रंथों को वीर गाथा काव्य कहते हैं। अगला है, संगम साहित्य आख्यानात्मक और उपदेशात्मक में बटा हुआ था। इनमें आख्यानात्मक कीलकड़क्कू और उपदेशात्मक मेलकड़क्कू कहलाते थे। संगम साहित्य आख्यानात्मक और उपदेशात्मक में बटा हुआ, इनमें से आख्यानात्मक कीलकड़क्कू और उपदेशात्मक मेलक्कू कहलाते थे। ये इसमें गलत है दोस्तों। इस कथन के बारे में हम व्याख्या में पूरी विस्तार से देखेंगे, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा कथन है। इसमें कई भाग दे रखे हैं, उनको देख लेंगे आराम से। तो इसमें केवल 2 कथन हमारा सही है, केवल 2 सही है। ऑप्शन बी इसमें राइट होगा। दोस्तों इसकी व्याख्या देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं क्वेश्चन को। व्याख्या में प्रश्न को समझने की कोशिश करते हैं, पूरा इसमें दे रखा है। तो है, संगम तमिल कवियों का संघ है। जो संगम है वो तमिल कवियों का संघ या सम्मेलन है, जो मदुरई में
राजाश्रय में आयोजित होते थे। कहाँ होते थे? मदुरई में। तो इसलिए पहला कथन क्या होगा? हमारा गलत होगा। अगला है, संगम साहित्य में आख्यानात्मक ग्रंथों को वीरगाथा काव्य कहते हैं। याद रखना, जो आख्यानात्मक ग्रंथ है इन्हें वीरगाथा काव्य कहते हैं, जिसमें वीर पुरुषों की कीर्ति और युद्धों का वर्णन किया गया है। कथन दूसरा सत्य होगा इसलिए। अब तीसरे कथन को देखते हैं। संगम को मोटे तौर पर दो समूहों में बांटा जा सकता है। एक है आख्यानात्मक और दूसरा है उपदेशात्मक। दो समूहों में बांटा गया है। पहला क्या है? आख्यानात्मक, दूसरा है उपदेशात्मक। आख्यानात्मक की बात करें तो आख्यानात्मक ग्रंथ मेलकड़क्कू अर्थात 18 मुख्य ग्रंथ, मेलकड़क्कू या 18 मुख्य ग्रंथ। और उपदेशात्मक की बात करें तो उपदेशात्मक ग्रंथ कीलकड़क्कू अर्थात 18 लघु ग्रंथ कहलाते हैं। इसलिए तीसरा कथन हमारा असत्य है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, संगम राज्यों की धार्मिक संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी कि संगम काल की धार्मिक संस्कृति है तो उसको देख लेते हैं। धार्मिक संस्कृति, पहला है जहाँ के राजा वैदिक यज्ञ करते थे। वैदिक यज्ञ करते थे, एकदम सही बात है, यहाँ पर वैदिक यज्ञ होते थे। अगला है शवदाह की प्रथा आरंभ हुई, एकदम सही है, सबका दाह करने की यहाँ पर प्रथा चालू हो गई थी। अगला है इन राज्यों में स्थानीय देवता मुरुगन थे। जो यहाँ के जो देवता थे वो कौन थे? मुरुगन थे। तो ये भी कथन सही है, यहाँ के देवता मुरुगन कहलाते थे। इसमें तीनों कथन हमारे सही हैं, तीनों सही है। तो ऑप्शन कौन सा राइट होगा? इसमें ऑप्शन डी राइट होगा, 1, 2 और 3। व्याख्या देख लेते हैं इसकी। दोस्तों व्याख्या में क्या दे रखा है? व्याख्या में दे रखा है, तमिल देश में ईसा सन की आरंभिक सदियों में जो राज्य स्थापित हुए थे उनका विकास ब्राह्मण संस्कृति के प्रभाव से हुआ। राजा वैदिक यज्ञ करते थे। यानी कि तमिल देश में ईसा सन की आरंभिक सदियों में जो राज्य स्थापित हुए थे उनका विकास ब्राह्मण संस्कृति के प्रभाव में हुआ। तो राजा इसलिए वैदिक यज्ञ करते थे। तो इसलिए कथन पहला सही होगा। इस काल में इन राज्यों में शवदाह की प्रथा आरंभ हुई, परंतु महापाषाण अवस्था से चली आ रही दफनाने की प्रथा भी चलती रही। शवदाह की प्रथा तो आरंभ हुई थी, लेकिन जो दफनाने की प्रथा थी वो भी साथ के साथ चली आ रही थी, जो महापाषाण से आरंभ हुई थी। अगला है पहाड़ी प्रदेशों के लोगों के मुख्य स्थानीय देवता कौन थे? मुरुगन थे, जो आरंभिक मध्यकाल में सुब्रमण्यम या सुब्रहाण्यम कहलाने लगे। कथन 3 भी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में वीरकल किसे कहते हैं? जो वीरकल है वो क्या है? तो ये एक प्रकार के स्मारक को वीरकल कहते हैं। स्मारक को क्या कहते हैं? वीरकल। याद रहेगा, स्मारक को वीरकल कहते हैं। अगला है इसमें स्मारक को वीरकल कहा जाता है। यानी कि स्मारक है उनको वीरकल कहा जाता है, चूँकि गाय अन्य वस्तुओं के लिए लड़कर मरने वाले वीरों के सम्मान में वीरकल अर्थात स्मारक स्वरूप प्रस्तर खड़ा किया जाता था। तो इसलिए स्मारक को ही वीरकल कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा संगम ग्रंथों के संबंध में। किसके संबंध में? जो संगम ग्रंथ हैं उनके संदर्भ में। पहला है तोलक्कापियम व्याकरण और अलंकार शास्त्र का ग्रंथ है। दोस्तों ये हम पहला ही प्रश्न देख चुके हैं। जो तोलक्कापियम है वो एक व्याकरण और अलंकार शास्त्र का ग्रंथ है, तो इसलिए सही हो जाएगा। तिरुकुरल में दार्शनिक विचार और सूक्तियाँ हैं। जो तिरुकुरल है इसमें दार्शनिक विचार और सूक्तियों का वर्णन है, तो ये भी सही है। अगला है शिल्पादिकारम प्रसिद्ध महाकाव्य है। ये भी कथन सही है। शिल्पादिकारम इसमें ये प्रेम कथा का वर्णन किया गया है, तो ये एक महाकाव्य है। इसमें आंसर देख लेते हैं। इसमें तीनों ऑप्शन सही हैं, तो 1, 2 और 3 सही होंगे। इसकी व्याख्या देख लेते हैं आगे। इसकी व्याख्या देखने से पहले आंसर देख लेते हैं। 1 और 2 तीनों सही होंगे। व्याख्या देख लेते हैं। तो व्याख्या में संगम साहित्य तोलक्कापियम ग्रंथ व्याकरण और अलंकार शास्त्र कहलाता है। तिरुकुरल में दार्शनिक विचार और सूक्तियाँ हैं। जो तिरुकुरल है इसमें दार्शनिक विचार और सूक्तियाँ हैं। अगला है तमिल काव्य में 2 प्रसिद्ध महाकाव्य हैं जिनके नाम हैं
शिल्पाधिकारम और मणिमेखले। शिल्पाधिकारम और मणिमेखले ये दो प्रसिद्ध महाकाव्य हैं। इन दोनों की रचना ईसा की 6ठी सदी के आसपास हुई है। अगला है, उल्लेखनीय है कि शिल्पाधिकारम एक प्रेम कथा है जिसमें कोवलम नामक व्यापारी और माधवी नामक गणका माधवी नामक गणका के प्रेम प्रसंग का वर्णन है। मणिमेखले में कोवलम और माधवी की कन्या साहसिक जीवन का वर्णन किया गया है। मणिमेखले की बात करें तो इसमें कोवलम और माधवी की कन्या साहसिक जीवन का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत में प्रशासनिक व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? याद रखना, गलत कथन हमसे पूछा हुआ है। तो इसमें राजा किसानों से नियमित कर के अलावा बिष्टी अर्थात बेगार भी लेता था, तो ये कथन सही है इसमें। अगला है, दक्षिण भारत में 3 प्रकार के गांव होते थे, उर, सभा और नगरम। क्या नाम है? उर, सभा और नगरम, तो ये एकदम सही है। अगला है, इनमें उर गांव ब्राह्मण देव अर्थात ब्राह्मणों को दिए जाते थे, तो ये कथन इसमें गलत है। उर गांव महत्वपूर्ण गांव थे, ये किसानों और व्यापारियों के गांव थे। हम उर के बारे में इस व्याख्या में पूरे व्याख्या के साथ देखेंगे, यानी कि पूरा देखेंगे उर के बारे में, तो ये यहीं पर रहने देते हैं। अगला देख लेते हैं, चालुक्य क्षेत्र में गांव की कार्य व्यवस्था गांव के श्रेष्ठ जन करते थे, तो ये भी कथन इसमें सही है। चालुक्य क्षेत्रों में गांव की कार्य व्यवस्था गांव के श्रेष्ठ जन ही करते थे। इसमें तीनों कथन सही है, लेकिन सी कथन गलत है। आंसर तो यही होगा। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। दक्षिण भारत में 3 प्रकार के गांव दिखाई देते हैं। क्या नाम है? उर, सभा और नगरम। याद रखना, उर, सभा और नगरम ये 3 प्रकार के गांव हैं। किसमें? दक्षिण भारत में। इसमें उर सबसे प्रचलित थे, जिसमें किसान रहते थे। ऐसे गांव में ग्राम प्रधान का यह कर्तव्य होता था कि गांव वालों से कर वसूल करें। सभा कोटि के गांव ब्राह्मण देव अर्थात ब्राह्मणों को दिए जाते थे। ऐसे ग्रामों पर अनुदान प्राप्त करता व्यक्ति का अधिकार होता था। नगर में व्यापारियों और बड़का का मिला जुला वास होता था और वही उन्हीं का प्रभाव होता था। इसलिए विकल्प हमारा सी तो क्या है? गलत होगा, जबकि अन्य तीनों विकल्प सत्य हैं। अगला है, राजा किसानों से नियमित कर लेता था। फसल के भूमि कर के में लेने के अतिरिक्त राजा किसानों से अन्य स्वर्ण, गुड़ आदि वस्तुएं लेता था, जो क्या थे? इन्हें ही बिष्टी अर्थात बेगार भी कहते हैं। भूमि कर के लेने के अलावा जो खाने की चीज़ें जैसे अन्न हो गया, स्वर्ण हो गया और गुड़ लेता था। इसके अतिरिक्त राजा को बिष्टी या बेगार का अधिकार था। अगला प्रश्न, दक्षिण के राजाओं और सरदारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? चलो देख लेते हैं। पहला है, चोल चेर पांड्य को संयुक्त रूप से तमिलकम कहा जाता है, तो एकदम सही है। हम बार बार पढ़ते हैं चोल चेर पांड्य एक प्रकार से संयुक्त रूप से ये तमिलकम है, क्योंकि ये तमिलनाडु के पास ही पाए जाते हैं। अगला है, सरदार का पद वंशानुगत हो भी सकता था और नहीं भी। इसका पद वंशानुगत भी हो सकता था और नहीं भी हो सकता था, तो ये कथन भी सही है। अगला है, सरदार अपने अधीन लोगों से कर वसूलते थे, जबकि राजा भेंट स्वीकार करते थे, तो ये कथन इसमें क्या है? गलत होगा। क्यों गलत होगा? सरदार यहाँ पर लड़ने का काम, युद्धों में भाग लेने का काम और रक्षा करने का काम करते थे, ना कि कर वसूलने का, तो इसलिए गलत होगा। अगला है, शक तथा सातवाहन शासक लंबी दूरी के व्यापार द्वारा राजस्व जुटाते थे, तो ये भी कथन सही है। दोस्तों, हमसे इस प्रश्न में नहीं कथन पूछा हुआ है, सही नहीं है, तो कौन सा नहीं है? ऑप्शन सी सही नहीं है, तो आंसर तो हमारा ऑप्शन सी होगा। दोस्तों, इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। पहले इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या में, सरदार के कार्यों में विशेष अनुष्ठान का संचालन, युद्ध के समय नेतृत्व करना, विवादों को सुलझाने में मध्यस्थता की भूमिका निभाना शामिल था। वह अपने अधीन लोगों से भेंट लेता था, जबकि राजा कर लेता था। तो अभी बताया प्रश्न में कि सरदार कर वसूलने का काम करते थे,
तो कर वसूलने का काम राजा करता था, लेकिन ये लोगों से, अपने अधीन लोगों से भेंट लेते थे, कर वसूल करता था। सरदारी में सामान्यतः कोई स्थायी सेना या अधिकारी नहीं होता था, इसलिए कथन 3 गलत है, सी गलत है और अन्य सभी विकल्प सही है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी कि 2 कथन दे रखे हैं और देखना है इनमें से कौन कौन से सही है। शिल्पाधिकारम की रचना तेलुगु भाषा में की गई है। शिल्पाधिकारम की रचना तेलुगु भाषा में की गई है तो गलत होगा। क्यों? शिल्पाधिकारम की रचना तमिल भाषा में की गई। किसमें? तमिल भाषा में। याद रखना, तमिल भाषा में की गई है शिल्पाधिकारम की रचना। किसमें? तमिल भाषा में। अगला है, कनिष्क के सिक्कों पर अग्रभाग में राजा तथा पृष्ठभाग में देवता का अंकन है। यह कथन बिल्कुल सही है। पहला गलत है, दूसरा बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें तमिल में की गई है, ना कि तेलुगु में। तो इसमें दूसरा कथन सही है, ऑप्शन बी राइट होगा, केवल 2 सही है। अगला इसमें व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या में क्या दे रखा है, तो शिल्पाधिकारम तमिल महाकाव्य है। कथन 1 गलत है। कनिष्क के सिक्कों पर अग्रभाग में राजा, पश्चिम भाग में देवता की आकृति अंकित है, तो इसलिए कथन 2 सही है। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही है? सही कथन पूछा हुआ है, तो कौन कौन से सही है? तो गृहपति, जो गृहपति थे तो वो जमींदार तथा छोटे किसान थे। अगला है बेल्लालर। बेल्लालर ये बड़े जमींदार थे, और ये बेल्लालर क्या है? एक जनजाति थी। क्या थी? एक जनजाति थी। ये एक जनजाति थी, हम पीछे देख चुके हैं। बेल्लालर एक जनजाति थी और ये बड़े जमींदार थे। अगला है उल्वर। उल्वर क्या है? तो ये एक हलवाहा। हलवाहा क्या है? उल्वर। उल्वर एक हलवाहा है। बेल्लालर बड़े जमींदार, गृहपति जमींदार तथा छोटे किसान है। तीनों युग्म सही है, तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी इसमें राइट होगा। 1, 2 तीनों सही है। व्याख्या देख लेते हैं इस प्रश्न की। व्याख्या में क्या दे रखा है? तो व्याख्या में दे रखा है, उपयुक्त सभी युग्म सुमेलित हैं। बौद्ध ग्रंथों में भूमिहीन खेतीहर श्रमिकों, छोटे किसानों तथा बड़े जमींदारों का उल्लेख मिलता है। पाली भाषा में गृहपति शब्द का प्रयोग छोटे किसानों और जमींदारों के लिए किया गया था। अगला है, बड़े बड़े जमींदार और ग्राम प्रधानों का पद प्रायः वंशानुगत होता था। क्या होता था? वंशानुगत। अगला है, आरंभिक तमिल संगम साहित्य में भी गांव में रहने वाले विभिन्न वर्गों के लोगों का उल्लेख, जैसे बेल्लालर या बड़े जमींदार, हलवाहा या उल्वर को दास या अड़ीमई कहते हैं। अगला है, उल्लेखनीय है कि गृहपति घर के मुखिया को भी कहा जाता था। कभी कभी नगरों में रहने वाले संभ्रांत व्यक्तियों के लिए, व्यापारियों के लिए भी इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में हुए कलब्र वृद्धों, क्या नाम है? कलब्र वृद्धों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही है? कलब्र वृद्धों की बात हो रही है, तो देख लेते हैं। कलब्र वृद्धों, विद्रोह जो है, तो कलब्र वृद्धों एक आदिवासी समुदाय था जिसने 6ठी शताब्दी में चोल वंश और अन्य समकालीन राजवंशों को पराजित कर सत्ता प्राप्त की थी। तो ये भी कथन क्या है? एकदम सही है, क्योंकि इसने चोल चेर पांड्य को एक बार बंदी भी बनाया था। अगला है, यह विद्रोह तत्कालीन दक्षिण भारत की सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था के विरुद्ध लक्षित था। तो ये भी कथन बिल्कुल सही है। दोस्तों, कलब्र वृद्धों के बारे में पूरी जानकारी हम व्याख्या में देख लेते हैं। तो चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या। हमारे प्रश्न में दोनों विकल्प सही थे, तो ए सी ऑप्शन इस पर राइट हो जाएगा। कलब्र वृद्धों की बात करें, कलब्र जो विद्रोह है वो चोल चेर पांड्य वंश के पतन के बाद 6ठी शताब्दी में एकमात्र महत्वपूर्ण घटना कलब्र के नेतृत्व में हुआ विद्रोह है। जो कलब्र एक आदिवासी समुदाय था जिसने चोल शासक को पराजित कर अपनी सत्ता स्थापित की और 75 वर्षों तक राज किया। उनके शासन ने पल्लवों के साथ साथ अन्य समकालीन पड़ोसी राज्यों को भी प्रभावित किया। अतः कथन 1 सही है। अगला है, कलब्रों को क्रूर शासक कहा जाता है जिन्होंने असंख्य राजाओं से सत्ता छीनकर तमिल भूमि पर अपना राज स्थापित किया। कलब्र
विद्रोह भूमिपति ब्राह्मणों के विरुद्ध लक्षित एक शक्तिशाली किसान विद्रोह था। उन्होंने कई गांवों में ब्राह्मणों को दिए गए ब्रह्मादेय अधिकारों भूमि अनुदान को समाप्त किया। ऐसा प्रतीत होता है कि कलब्र बौद्ध विचारधारा के अनुयायी थे जिन्होंने बौद्ध मठों को संरक्षण प्रदान किया था। अगला है कलब्र विद्रोह इतने व्यापक स्तर पर फैल गया था कि पांड्य पल्लव और बादामी के चालुक्य राजवंशों के संयुक्त प्रयासों से ही उन पर काबू पाया जा सका था। यानी कि पांड्य पल्लव और बादामी के चालुक्य राजवंशों के संयुक्त प्रयासों से ही उन पर काबू पाया जा सका था। एक परंपरा के अनुसार 6वीं शताब्दी की अंतिम तिमाही तक कलब्रों ने चोल पांड्य और चेर राजाओं को बंदी बना लिया था। इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि यह विद्रोह कितना मजबूत रहा होगा। अगला पॉइंट है इसमें कलब्रों के खिलाफ राजाओं द्वारा बनाए गए संघ से पता चलता है कि विद्रोह दक्षिण भारत में तत्कालीन सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था के विरुद्ध लक्षित था। संगम ग्रंथों से पता चलता है कि योद्धाओं को बहादुरी के इनाम स्वरूप गांव दिए जाते थे। अतः कथन 2 भी सही है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। तमिल ग्रंथों में उल्लेखित कलाबू एवं कारपू शब्द किससे संदर्भ प्रयुक्त हैं? किस संदर्भ में प्रयुक्त है? तो कलाबू और कारपू तमिल ग्रंथों की बात करें तो इसमें 8 प्रकारों के 8 प्रकार के विवाह 8 प्रकार के विवाह की चर्चा है। तो ये कलाबू और कारपू ये क्या है? ये विवाह के संदर्भ में, ये विवाह के नाम है, यानी कि ये विवाह के संदर्भ में। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या है तमिल ग्रंथ तोलक्कापियम में 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख है जिसके तहत कलाबू एवं कारपू विवाह का भी उल्लेख किया गया है। कलाबू एक प्रकार का प्रेम विवाह होता था जबकि कारपू माता पिता द्वारा तय संबंध पर आधारित विवाह है। कलाबू विवाह समाज में निंदनीय समझा जाता था जबकि कारपू विवाह में धार्मिक एवं सामाजिक परंपराओं का अनुसरण किया जाता था। तमिल समाज में बाल विवाह का प्रचलन नहीं था। ये पॉइंट याद रखना, जो तमिल समाज है उसमें बाल विवाह का प्रचलन नहीं था। क्या? बाल विवाह नहीं होता था। ये पॉइंट याद रहेगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम। अगला प्रश्न है चोल साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है इसका विस्तार श्रीलंका और मालदीव तक हुआ था। तो एकदम कथन सही है। अगला है चोल शासकों ने बहुत से शैव और वैष्णव मंदिरों की स्थापना की थी। तो ये भी कथन इसमें सही है। इसमें दोनों कथन सही है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या दे रखी है इसमें आंसर कौन सा सही होगा? तो सी ऑप्शन सही होगा। 1 और 2 दोनों। व्याख्या देख लेते हैं। चोलों ने एक शक्तिशाली नौसेना का निर्माण किया जिसने उन्हें भारतीय समुद्री व्यापार का विस्तार और श्रीलंका एवं मालदीव पर विजय प्राप्त करने में सक्षम बनाया। इसलिए कथन तो एक सही है। अगला है दक्षिण में चोलों के शासनकाल में मंदिर वास्तुकला अपने चरमोत्कर्ष पर थी। चोल शासक राजा और राजेंद्र प्रथम, जो राजा है और राजेंद्र प्रथम दोनों ने अपनी विजयों के प्रतीक के रूप में विभिन्न स्थानों पर शैव और विष्णु के मंदिरों की स्थापना की। अगला है चोलों द्वारा निर्मित मंदिरों में तंजौर स्थित राजराजेश्वर मंदिर सबसे प्रसिद्ध है। चोलों द्वारा निर्मित मंदिरों में तंजौर में स्थित राजराजेश्वर मंदिर सबसे प्रसिद्ध है। याद रखना, चोलों द्वारा निर्मित कौन सा मंदिर है? राजराजेश्वर मंदिर, जो तंजौर में है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा पद प्राचीन काल के दौरान दक्षिण भारत में उन कृषि मजदूरों के लिए प्रयोग होता था जो जानवरों की खाल का कार्य भी करते थे? तो जानवर की खाल का कार्य कौन करते थे? पेरियार करते थे। कौन? पेरियार। याद रखना। प्रश्न को दोबारा पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पद प्राचीन काल के दौरान दक्षिण भारत में उन कृषि मजदूरों के लिए प्रयोग होता था जो जानवरों की खाल का कार्य करते थे? तो पेरियार करते थे। व्याख्या देख लेते हैं। तो प्राचीन दक्षिण भारत में पेरियार निम्न श्रेणी के कृषि श्रमिक थे जो पशुओं की खाल या चर्म का काम भी करते थे।
अतः विकल्प ए सही है। अगला है सेना अध्यक्षों को औपचारिक अनुष्ठान के साथ एनआरडी की उपाधि दी जाती थी। किसकी? जो सेना अध्यक्ष थे इनको औपचारिक अनुष्ठान के साथ एनआरडी की उपाधि दी जाती थी। इसे हम पीछे प्रश्न में भी देख चुके हैं और यहाँ भी आ गया कि जो सेना अध्यक्ष थे इन्हें एनआरडी की उपाधि दी जाती थी। अगला है चोल पांड्य के शासन के दौरान बल्लाल धनी किसान होते थे। बल्लाल क्या होते थे? धनी किसान। जबकि शासक वर्ग अरसर, जो अरसर था वो शासक वर्ग था कहा जाता था। अगला है पोलीगार। पोलीगार प्रादेशिक, प्रशासनिक और सैन्य राज्यपाल थे। जो पोलीगार थे वो प्रादेशिक या प्रशासनिक और सैन्य राज्यपाल थे। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है संगम साहित्य एक धार्मिक साहित्य है। दोस्तों संगम साहित्य के बारे में बात आ गई तो आप सभी को पता है जो संगम साहित्य है वो एक धार्मिक साहित्य नहीं है। क्या नहीं है? एक धार्मिक साहित्य नहीं है, तो इसलिए पहला कथन गलत हो जाएगा। दूसरा है संगम साहित्य के पद 8 संकलनों में विभक्त हैं। कितने? 8 संकलनों में विभक्त हैं, तो ये तो बिल्कुल सही है। इसमें दूसरा कथन सही है, पहला गलत है। प्रश्न में पूछा है उपयुक्त कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही है, तो केवल 2 सही है। व्याख्या देख लेते हैं इसकी। संगम साहित्य के पद 30,000 पंक्तियों में मिलते हैं जो 8 संकलनों में विभक्त हैं। संगम साहित्य धार्मिक साहित्य नहीं है, इसमें परिष्कृत साहित्य का भी दर्शन होता है। संगम साहित्य में बहुत से नगरों का भी उल्लेख मिलता है। ईसा की आरंभिक सदियों में प्रायद्वीपीय तमिलनाडु के लोगों के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन का अध्ययन करने के लिए संगम साहित्य हमारा प्रमुख स्रोत है। दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं इसका। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी कि 3 कथन दे रखे हैं और इन्हें देखना है। पहला कथन है चेर साम्राज्य। क्या नाम है? चेर साम्राज्य के लोग हाथी दांत का निर्यात करते थे। ये कथन एकदम सही है कि जो चेर साम्राज्य थे वो हाथी दांत का क्या करते थे? निर्यात करते थे। अगला है चोल साम्राज्य में सूती वस्त्र उद्योग उन्नत था। यानी कि चोल साम्राज्य उसमें सूती वस्त्र उद्योग उन्नत था, तो ये भी सही है। अगला है पांड्य राजा रोमन साम्राज्य के साथ व्यापार करते थे। तो अभी आपको बताया था कि पांड्य राजा ने रोमन साम्राज्य के वो थे ऑगस्टक थे, उनके दरबार में दूत भेजे थे और उनके साथ व्यापार करते थे। तो इसमें तीनों कथन हमारे क्या हुए? सही हो गए। तीनों कथन सही हो गए तो ऑप्शन डी इसमें राइट हो जाएगा। दोस्तों इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या है कि संगम साहित्य के अनुसार पांड्य काफ़ी उन्नत व समृद्ध थे। इनका व्यापार रोमन साम्राज्य के साथ होता था। इन्होंने रोमन सम्राट ऑगस्टक के दरबार में राजदूत भी भेजे थे। किसने भेजे थे? तो भेजे थे पांड्य राज ने। अगला है चोलों का उल्लेख भी संगम साहित्य में है। चोलों की सत्ता का मुख्य केंद्र उरैयूर था। यह सूती कपड़ों के व्यापार के लिए मशहूर था। अगला है चेर आधुनिक केरल और तमिलनाडु का भाग था। चेर मसालों का व्यापार करते थे और पश्चिम में हाथी दांत का निर्यात भी करते थे। वे मलमल और रेशम भी पैदा करते थे। यानी कि हाथी दांत का व्यापार भी करते थे और हाथी दांत का निर्यात भी करते थे। मसालों का व्यापार और हाथी दांत का निर्यात करते थे। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है संगम साहित्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी कि संगम साहित्य के 2 ये कथन दे रखे हैं, तो पढ़ते हैं। पहला है मुप्पल की रचना तिरुवल्लुर द्वारा की गई और इसे तमिल भूमि का बाइबल कहा जाता है। यानी कि तिरुवल्लुर द्वारा की गई, इसे तमिल भूमि का बाइबल कहा जाता है। किसे? मुप्पल को। तो एकदम सही है इसका कथन ये। अगला है मुप्पल उस समय की राजनीतिक नैतिकता और सामाजिक मानदंडों पर जानकारी का एक प्रमुख स्रोत है। तो ये भी सही है कथन। इसमें दोनों कथन सही है, तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो दोनों सही है। ऑप्शन सी राइट होगा, दोनों सही है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या है इसमें संगम साहित्य संगम मुख्य रूप से मदुरई के पांड्य राजाओं के शाही संरक्षण में कवियों की एक सभा थी। तो एकदम सही है।
अगला है, उस समय में 3 संगम सभाएं आयोजित हुई थी। कहा जाता है कि पहली संगम सभा में देवताओं और महान संतों ने भाग लिया था। दूसरी संगम सभा के दौरान तोलक्का पियर और तोलक्का पीएम की रचना की गई, यानी कि तोलक्का पियर और तोलक्का पीएम की रचना की गई। यह तमिल व्याकरण पर प्रारंभिक कार्य था। अगला है, तीसरी संगम सभा का अधिकांश कार्य सुरक्षित बचा हुआ है। अगला है, मुप्पल और कुराल। मुप्पल और कुराल पाथीनैकी लक्कू का एक हिस्सा था और तिरुवल्लुर द्वारा लिखा गया। इसे तमिल भूमि का बाइबल भी कहा जाता है। किसे? मुप्पल को। अगला है, मुप्पल तत्कालीन राजनीतिक नैतिकता और सामाजिक मानदंडों पर एक ग्रंथ है, यानी कि जो मुप्पल है वो तत्कालीन राजनीतिक नैतिकता सामाजिक मानदंडों पर एक ग्रंथ है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, संगमकालीन सामाजिक व्यवस्था में कोराबाई से क्या अभिप्राय है? जो कोराबाई है उससे क्या अभिप्राय है? तो उससे क्या अभिप्राय है? तो यह एक विजय की देवी थी। कोराबाई क्या थी? एक विजय की देवी थी। तो ऑप्शन बी राइट होगा। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो संगम काल में शिव, अर्धनारीश्वर, अनंत साई, विष्णु, कृष्ण, बलराम आदि देवताओं की उपासना भी लोकप्रिय थी। संगम काल में कोराबाई विजय की देवी थी। कौन थी? कोराबाई एक विजय की देवी थी। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत के तमिलनाडु के अर्काट, मदुरई, सलेम और तिरुचिरापल्ली में यह लिपि व्यापक रूप से प्रचलित है। इस लिपि का पल्लव, पांड्य, चोल शासकों ने अपने अभिलेखों में प्रयोग किया है। महाबलीपुरम के धर्मराज रथ पर यह लिपि अंकित है। यह लिपि है तो यह एक ग्रंथ लिपि है। कैसी लिपि है? ग्रंथ लिपि। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। वर्णित लक्षण ग्रंथ लिपि से संबंधित है। इसमें पल्लव ग्रंथ लिपि भी कहते हैं। इसे पल्लव ग्रंथ लिपि भी कहते हैं। राज सिंह द्वारा बनवाए गए कैलाश मंदिर पर उत्कीर्ण शिलालेख इस लिपि के उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, अतः विकल्प बी क्या है? सही है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, संगमकालीन राज्यव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? यानी कि संगमकालीन राज्यव्यवस्था के संदर्भ में कौन सा असत्य है? पहला कथन है, इस युग में वंशानुगत राजतंत्र का प्रचलन था। ये कथन एकदम सही है, एकदम सही है ये कथन तो। अगला है, समकालीन ग्रंथों में चक्रवर्ती राजा की अवधारणा अज्ञात थी तो इसलिए गलत हो जाएगा, क्योंकि चक्रवर्ती राजा की जो अवधारणा थी वो ज्ञात थी। क्या थी? उसे ज्ञात थी, इस काल में ज्ञात थी, तो इसलिए ये वाला कथन गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें अज्ञात दे दिया गया। अगला है, राजा की शक्ति पर 5 परिषदों का नियंत्रण होता था। ये भी कथन इसमें सही है। दोनों कथन इसमें सही है, बी कथन गलत है। तो ऑप्शन क्या होगा? बी होगा। ऑप्शन बी होगा राइट। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो संगमकालीन शासन प्रणाली राजतंत्रात्मक एवं वंशानुगत थी, जिसमें राजा की शक्ति सर्वोच्च होती थी, अतः कथन ए सत्य है। संगमकालीन ग्रंथ पुरनारू में चक्रवर्ती राजा की चर्चा की गई है, इसलिए कथन भी असत्य होगा। अगला है, राजा की निरंकुशता पर अंकुश लगाने हेतु 5 परिषदों का गठन किया जाता था। तो 5 परिषद क्या है? पहली है एक मंत्री में अमात्यार अथवा अमेचार। कौन थे? अमात्यार एवं अमेचार। सेनानायक सेनापत्यार थे। क्या थे? सेनापत्यार। अगला है गुप्तचर ओरार थे। क्या थे? ओरार। अगला है पुरोहित ये पुरोहितार थे। और 5वां है राजदूत, ये दूतार थे। राजदूत क्या थे? दूतार थे। इसलिए कथन सी भी सत्य है। दोस्तों ये क्लास यहीं तक रखते हैं, मिलेंगे अगली क्लास में और अगले नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।